आज भारत में जिस तरीके का माहौल भारतीय जनता पार्टी के शासन में देखने को मिल रहा है, नफरत का माहौल एक तरीके से पूरे देश में देखने को, इस नफरत के माहौल से निकलने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को अपने दर्द में शामिल है राहुल गांधी, उनकी तकलीफों में उनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, ये एहसास दिलाने के लिए, एक विश्वास दिलाने के लिए, एक मजबूती के साथ उनके साथ राहुल गांधी खड़े हैं, ये बताने के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। बीजेपी को हमारी पीठ पर आकर खेलना पड़ रहा है। जब से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आरएसएस को स्टेटमेंट देना पड़ रहा है, बीजेपी को स्टेटमेंट देना पड़ रहा है, और जिस तरीके का बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोगों में, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, अपने भाषणों में जो देखने को मिल रही है, पहली कतार के नेता हैं वो भी ज्यादा बिल्कुल। तो ये भारत जोड़ो से पूरी तरह से परेशान है। छोटी छोटी बच्चियां आरती उतारने के लिए थाली लेकर खड़ी हैं, कुछ मौलवी हैं वो स्वागत करने के लिए खड़े हैं, कुछ चर्च के बाहर आकर कुछ फादर और कुछ उनकी धर्मगुरु वो सब आगे खड़े हैं। तो हर धर्म का व्यक्ति, हर समाज का साधु संत, मंदिरों के बाद, जैसे मंदिर के पास से जब यात्रा गुजरती है तो मंदिरों में आरती शुरू हो जाती है, घंटी बजने लगती है और पंडित और मंदिर की सारा टीम बाहर आकर के यात्रा का स्वागत करते हैं। उनको ये विश्वास स्थापित होता है कि हमारे मुद्दों के साथ कोई खड़ा है, कोई हमें गले लगाने आया है, कोई हमारे दर्द को बांटने आया है, ये फीलिंग हमने देखने को मिल रही है। तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप एक वीडियो बताइए कि अमित शाह ने किसी को गले लगाया हो पूरे देश में, आप एक वीडियो बताइए नरेंद्र मोदी ने किसी गरीब को अपने गले लगाया हो। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल एजेंडा नफरत का एजेंडा है, और उसी नफरत के एजेंडे पे उनकी सरकार टिकी हुई है। अब उस एजेंडे के साथ ही वो लोग राजनीति कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है, नफरत की राजनीति, हिंसा की राजनीति, और लोगों को लड़ाकर, लोगों को बांट कर, जिस तरीके से अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति, वही नीति के साथ भारतीय जनता पार्टी भी काम कर रही है, फूट डालो और राज करो। 182 सीट है, सब लोग लड़िए चुनाव। एमआईएम को अगर चुनाव लड़ना है तो 182 सीट पर लड़े ना, क्यों पर्टिकुलर सिर्फ उन सीटों पर लड़ रहे हैं जहां पर वो वोट काट कर कांग्रेस का नुकसान करना चाह रहे हैं? आप लड़िए ना 182 सीट पर। दिल्ली का मुख्यमंत्री उनके साथ खड़ा रहे, क्योंकि मुसलमानों ने भी वोट दिया था, आम आदमी पार्टी को वोट देकर के दिल्ली में सरकार बनाई थी, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल वहां पर एक भी किसी मुद्दे पर नजर नहीं आया। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। ऑल इंडिया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के, ऑल इंडिया कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के कन्वीनर शाहनवाज हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि राहुल गांधी की जो पद यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, अभी गुजरात लौटे हैं उस यात्रा से, किस तरीके से यात्रा चल रही है, क्या कुछ लोगों का वहां पर प्रतिसाद लोगों कैसा मिल रहा है, कैसी चल रही है भारत जोड़ो यात्रा, लोगों में क्या उसको लेकर चीजें हैं, और क्या क्या परेशानियां वहां पर आती है, ये तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। और आगे क्या होगा भारत जोड़ो यात्रा के अंदर, हम बात करेंगे शाहनवाज से। शाहनवाज, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। शाहनवाज, भारत जोड़ो जो यात्रा है, पहले ये कहा गया कि जो टीम राहुल है सिर्फ उसी के लोग नजर आएंगे, आप वहां पर थे, लेकिन इसके अलावा काफी बुजुर्ग, अशोक गहलोत वगैरह दूसरे भी सारे, क्योंकि आरोप ये लगे कि ये भारत जोड़ो नहीं कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आप बात कर रहे हो। भारत जोड़ो यात्रा की क्यों जरूरत पड़ी? आज भारत में जिस तरीके का माहौल भारतीय जनता पार्टी के शासन में देखने को मिल रहा है, नफरत का माहौल एक तरीके से पूरे देश में देखने को, इस नफरत के माहौल से निकलने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को अपने दर्द में शामिल है राहुल गांधी, उनकी तकलीफों में उनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, ये एहसास दिलाने के लिए, एक विश्वास दिलाने के लिए, एक मजबूती के साथ उनके साथ राहुल गांधी खड़े हैं, ये बताने के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। तो कन्याकुमारी से जो शुरुआत हुई, लगभग आज 1200 किलोमीटर यात्रा हमने कंप्लीट की है, और जो दीपावली की छुट्टियां हैं 3-4 दिन की, उसी दौरान मैं अहमदाबाद आया हूँ। देखिए, ये भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का स्पष्ट कहना है कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, ये सचमुच में भारत में जो मुद्दे हैं, भारत में किसान परेशान है, युवा परेशान है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, घृणा, झूठ, गुस्सा, हिंसा, इतना कुछ बढ़ गया है, इंस्टीट्यूशन खतरे में है, कॉरपोरेट सारा कुछ खरीद रहा है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि हम उनके साथ खड़े हैं, उनके मुद्दों के साथ खड़े हैं, उनकी तकलीफों के साथ खड़े हैं, उनके आंसुओं के साथ हम खड़े हैं, राहुल गांधी ने ये शुरुआत की। और मैं नहीं मानता कि देश के इतिहास में इतनी लंबी पदयात्रा किसी और नेता ने की हो। और राहुल गांधी के साथ 119 पदयात्री चल रहे हैं जो परमानेंट भारत यात्री हैं। खुशनसीबी की बात है मेरे लिए कि मैं भारत यात्री हूँ, गुजरात से मैं एकमात्र भारत यात्री हूँ जो इस यात्रा में कन्याकुमारी से जो चल रहा है राहुल गांधी के साथ।
और साथ ही में धीरे धीरे यात्रा में हर प्रदेश से जब ये यात्रा, कन्याकुमारी से जब यात्रा शुरुआत हुई, कन्याकुमारी के सभी कांग्रेस के लीडर, विपक्ष पार्टियों के लीडर जो कि हमारे साथ अलायंस में है, यूपीए में जो लोग थे, जैसे कि स्टालिन वहां पे आए, उन्होंने फ्लैग दिया, भारतीय ध्वज दिया और यात्रा की शुरुआत की। तो इस तरीके से हर प्रदेश में तमिलनाडु के जो भी कांग्रेस के लीडर्स थे वो सब यात्रा में शामिल हुए। आगे हम कर्नाटक में गए, वहाँ भी सारी कांग्रेस की लीडरशिप, सारे सीनियर लीडर, बीच बीच में सचिन पायलट, अशोक गहलोत, डीके शिव कुमार, केसी वेणुगोपाल जी, खड़गे जी, सारे लीडर्स एक एक करके वहाँ पर आने लगे। साथ साथ में सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, कांग्रेस का पूरा परिवार उस यात्रा में नजर आया। खास तौर पर सभी समाज के, सभी धर्म के, सभी जातियों के जो प्रमुख लीडर्स हैं वो सब भी वहाँ पर, क्रिश्चियन समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग, भीम आर्मी के लोग, अलग अलग सोशल संगठन, पूरे भारत को जो, हाँ मतलब असली मायने में ये जो भारत है, 130 करोड़ लोगों का भारत, अलग अलग विभिन्न भाषाएं, विभिन्न संस्कृति, सभी तरह का कल्चर जब मिलता है तब भारत बनता है। तो ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है, ये आइडिया, संविधान का जो विचार है, जो कांग्रेस का जो विचार है, सभी धर्मों में जो विचार नजर आता है, वो भारत का विचार है। तो उस विचार को जोड़ने के लिए, उस विचार को एक करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के साथ हम लोग चल रहे हैं और इस यात्रा में हर कोई हमारे साथ जोड़ रहा है। लेकिन ये दिख रहा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है, तो भारत तोड़ो वाले काफी परेशान हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है इसको देख। देखिए बहुत ही ये बहुत ही सरप्राइजिंग है कि बीजेपी को हमारी पीठ पर आकर खेलना पड़ रहा है। जब से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आरएसएस को स्टेटमेंट देना पड़ रहा है, बीजेपी को स्टेटमेंट देना पड़ रहा है, और जिस तरीके का बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोगों में, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, अपने भाषणों में जो देखने को मिल रही है, पहली कतार के नेता हैं वो भी ज्यादा, बिल्कुल। तो ये भारत जोड़ो से पूरी तरह से परेशान है और ये सच में ये तपस्या है, राहुल गांधी की तपस्या है, और वो एक ईमानदार नेता के तौर पर लोगों को ये बताना चाहते हैं मैं उनके साथ खड़ा हूं, उनके मुद्दों के साथ खड़ा। अच्छा, इसमें कई ऐसे वीडियोस काफी आए, हालांकि गोदी मीडिया तो अभी भी जितना दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाता है। अगर अमित शाह और मोदी थोड़ा पैदल चलने तो पता नहीं गोदी मीडिया क्या कर दे। लेकिन कई वीडियो, कई तस्वीरें ऐसी सामने आती है कि कोई लड़की है वो राहुल से मिलना चाहती है, बच्ची है, आके एकदम गले लिपट जाती है, ये तमाम चीजें। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में जनता ये वीडियो को देखकर और ज्यादा कुछ कनेक्ट कर पाएगी कांग्रेस से? देखिए कोई छोटी छोटी बच्चियां आरती उतारने के लिए थाली लेकर खड़ी हैं, कुछ मौलवी हैं वो स्वागत करने के लिए खड़े हैं, कुछ चर्च के बाहर आकर कुछ फादर और कुछ उनकी धर्मगुरु वो सब आगे खड़े हैं। तो हर धर्म का व्यक्ति, हर समाज का साधु संत, मंदिरों के बाद, जैसे मंदिर के पास से जब यात्रा गुजरती है तो मंदिरों में आरती शुरू हो जाती है, घंटी बजने लगती है और पंडित और मंदिर की सारा टीम बाहर आकर के यात्रा का स्वागत करते। तो गंगा जमुनी तहजीब जो हम सुनते थे वो देखने को मिली, मतलब हम देख रहे हैं, क्योंकि मैं खुद वहां पर यात्रा में हूं, मैं देख रहा हूं कि बुजुर्ग राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, बुजुर्ग महिलाएं जब राहुल गांधी को देखते हैं तो उनके आंख से आंसू निकल आते हैं। राहुल गांधी जब उनको गले लगाते हैं, युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, तो उनका दर्द छलकता है और वो उनको ये विश्वास स्थापित होता है कि हमारे मुद्दों के साथ कोई खड़ा है, कोई हमें गले लगाने आया है, कोई हमारे दर्द को बांटने आया है। ये फीलिंग हमने देखने को मिल रही है। तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप एक वीडियो बताइए कि अमित शाह ने किसी को गले लगाया हो पूरे देश में, आप एक वीडियो बताइए नरेंद्र मोदी ने किसी गरीब को अपने गले लगाया हो। और जब अगर वो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो मैं तो कह रहा हूं कि आप हमें हराइए, आप हमारी जो 3500 किलोमीटर की राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, आप 3501 किलोमीटर की यात्रा करके हरा दीजिए ना हमें। आप सरकार में हैं, आप करिए यात्रा, कौन मना कर रहा है। लेकिन ये अप्रोच ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल एजेंडा नफरत का एजेंडा है और उसी नफरत के एजेंडे पे उनकी सरकार टिकी हुई है। अब उस एजेंडे के साथ ही वो लोग राजनीति कर रहे हैं। हमारा एजेंडा क्लियर है, हम देश को जोड़ना चाहते हैं। हम देश को जोड़ने की जो ये बात है ये आज पहली बार नहीं हो रही है। जब महात्मा गांधी आजादी की लड़ाई जब उन्होंने शुरू की तब उन्होंने पूरे देश को जोड़ा, पूरे देश की ताकत को एक किया, सभी समाज, सभी धर्म, सभी लोगों को एक करके पहले भारत को एक किया, भारत को जोड़ने का प्रयास किया महात्मा गांधी ने। और जब भारत को जोड़ा तब उन्होंने अंग्रेजों को ललकारी और अंग्रेजों को कहा कि भारत छोड़ो,
तो भारत जोड़ने का काम ये पहली बार नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें मौलाना अबुल कलाम आजाद की, तो एज ए शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने एजुकेशन के जरिए भारत जोड़ने का प्रयास किया। भारत का निर्माण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। जब ये इंस्टीट्यूशन सारे देश में जो बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय नींव डाली थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो रजवाड़ों को एक करके भारत जोड़ने का प्रयास किया। बाबा साहेब आंबेडकर जिन्होंने संविधान के जरिए हुकूक दे करके भारत जोड़ने का प्रयास किया। तो जब जब भी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की लीडरशिप, चाहे आजादी की लड़ाई हो, चाहे वो आजादी के बाद जब भारत के निर्माण की बात हो, चाहे वो संविधान की बात हो, चाहे वो देश के सभी राज्यों को जोड़ने की बात हो, ये सारे मुद्दों पर इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, आदिवासियों को अपनी जमीन की जंगल जमीन की का अधिकार दिया, ये भारत जोड़ने का प्रयास था। राजीव गांधी ने इंटरनेशनल आईटी और टेलीकॉम के जरिए पूरे विश्व को भारत क्रांति लेकर और पूरे विश्व को भारत से जोड़ने का प्रयास किया। तो ये कांग्रेस के डीएनए में है। ये आइडिया ऑफ इंडिया, भारत का विचार, भारत को जोड़ना, एकता, ये कांग्रेस के डीएनए में जो राहुल गांधी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, दूसरा, जैसे आपने बताया कि महात्मा गांधी ने जो बात की, महात्मा गांधी ने भारत जोड़ो नहीं भारत छोड़ो भी किया उन्होंने, कि भारत छोड़ो। तो राहुल गांधी बता रहे हैं भारत जोड़ो। जब भारत छोड़ो का नारा दिया गया तब भी कुछ संघी काफी नाराज हुए थे, और अब भारत जोड़ो का नारा दिया तब भी संघी काफी नाराज हो रहे हैं। देखिए, ये तो इतिहास के पन्नों में लिखा है कि जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो कौन मुखबरी कर रहा था, कौन जासूसी कर रहा था, कौन तिरंगे के खिलाफ था, कौन संविधान के खिलाफ था, कौन अंग्रेजों के साथ था, ये इतिहास के पन्नों में लिखा है। आजादी की लड़ाई जब चल रही तब भी ये संघी लोग खिलाफ खड़े थे। आज जब भारत जोड़ने की बात हो रही है, मोहब्बत की बात हो रही है, एकता की बात हो रही है, तब फिर से ये लोग खिलाफ आकर खड़े हुए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। नफरत की राजनीति, हिंसा की राजनीति और लोगों को लड़ाकर, लोगों को बांट कर, जिस तरीके से अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति, वही नीति के साथ भारतीय जनता पार्टी भी काम कर रही है, फूट डालो और राज करो। अच्छा, दूसरा, जैसे राहुल गांधी की जो यात्रा है 1200 किलोमीटर पूरी हो चुकी है, तकरीबन 2500-2600 किलोमीटर और बची हुई है अभी। तो जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, क्योंकि अभी तक तो साउथ का था, ये कहा जाता है कांग्रेस को पहले भी जिंदा करने के लिए साउथ से ही कांग्रेस का पूरा वो हुआ था, अभी दोबारा ये हो रहा है। गुजरात चुनाव सर पर है, कांग्रेस की तैयारियां कोई नजर नहीं आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, क्या उसका असर गुजरात चुनाव पर पड़ेगा कुछ? देखिए, गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, दोनों चुनाव हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के महासचिव इंचार्ज हो या सीनियर ऑब्जर्वर हो, अगर गुजरात की पर्सपेक्ट में हम बात करें तो पूरी टीम लगी हुई है। पूर्व मंत्री, वर्तमान मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सारी लीडरशिप गुजरात में काम करी है। जो प्रॉपर मैनर्स में काम होता है, सारा बूथ मैनेजमेंट से लेकर के सब काम हो रहा है। अब रही बात स्टार कैंपेनर की, जो बड़ी रैलियां होती है, जो लीडर्स आते हैं, तो वो चुनाव डिक्लेयर होने के बाद होता है। अब चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ, हिमाचल का तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन सरकारी खर्चे पर यहाँ पर बीजेपी को बहुत सारे इवेंट करने थे प्रधानमंत्री जी को, इसलिए अभी डिक्लेयर नहीं किया। जैसे चुनाव डिक्लेयर होगा, राहुल गांधी जी भी प्रचार के लिए आएंगे, प्रियंका गांधी जी भी आएंगी, अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे सांसद, हमारे विभिन्न प्रदेशों के मंत्री और पूर्व मंत्री, सारे सीनियर लीडर्स जो हमारे स्टार कैंपेनर, सब लोग आपको प्रचार में नजर आएंगे और पूरी ताकत के साथ हम लोग गुजरात का चुनाव लड़ेंगे। पूरी ताकत के साथ आप लोग लड़ोगे, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी है, AIMIM है, पूरा जोर लगा रहे हैं गुजरात में, तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी और AIMIM के आने से गुजरात में कांग्रेस की राह कठिन होगी, ऐसा लगता है? देखिए, ये लोकतंत्र है, देश का लोकतंत्र है, सभी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो 182 सीट है, सब लोग लड़िए चुनाव। MIM को अगर चुनाव लड़ना है तो 182 सीट पर लड़े ना, क्यों पर्टिकुलर सिर्फ उन सीटों पर लड़ रहे हैं जहां पर वो वोट काट कर कांग्रेस का नुकसान करना चाह रहे हैं? आप लड़िए ना 182 सीट पर। आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है वो सबके सामने है। ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है जहां जहां भी गई है कांग्रेस को नुकसान पहुंचा है। MIM का इतिहास आप उठा के देख लीजिए, जहां जहां चुनाव लड़ी है, चाहे बिहार हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, जितने भी चुनाव लड़े हैं वो सारे चुनावों में उन्होंने कांग्रेस का वोट काटने का काम किया और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम किया। वैसे ही आम आदमी पार्टी का देख लीजिए, आम आदमी पार्टी ने आज तक मुसलमानों के लिए कोई एक शब्द नहीं बोला। किसी भी संदर्भ में उनके पार्षद दिल्ली में गिरफ्तार हो गए तो उनको सस्पेंड कर दिया, ताहिर हुसैन को। तो ये इनका चरित्र है। NRC CA की बात हो, दिल्ली दंगे की बात हो, या फिर मरकज का मैटर हो, या कोविड का मामला हो, ये सारे मामलों में जब भी दिल्ली के लोगों को, खास तौर पर मुसलमानों को ये जरूरत थी कि उनका मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री उनके साथ खड़ा रहे, क्योंकि मुसलमानों ने भी वोट दिया था, आम आदमी पार्टी को वोट देकर के दिल्ली में सरकार बनाई थी, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल वहां पर एक भी किसी मुद्दे पर नजर नहीं आया। तो ये चरित्र
आम आदमी पार्टी हो या एमआईएम का हो, ये लोगों के सामने है कि सीधा सीधा इनकी राजनीति, इनका चुनावी एजेंडा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना है। ये आपने जो कहा कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन कई बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस की भी कई ऐसी गलतियां रही है जिससे अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुसलमान, थोड़ा सा छटकता हुआ नजर आ रहा है। और गुजरात में जिस तरीके से म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हुए तो अहमदाबाद के अंदर एमआईएम के उम्मीदवारों ने जैसे जीत दर्ज कराई, तो उसको देखते हुए लगा भी कि हाँ, कांग्रेस से मुसलमान थोड़ा छटक रहा है, नाराजगी नजर आई है। तो यो विधानसभा चुनाव में भी उसका असर होगा, ऐसा नहीं लगता? देखिए, ये जिस तरह से मीडिया में भ्रमित किया जाता है, जिस तरह की बातें आती है, जिस तरह का प्रचार किया जाता है, तो ये भ्रमित करके कुछ हद पर नुकसान हमें देखने को मिला। लेकिन आप देखिए कि जब जब भी माइनॉरिटीज के मुद्दे पर सदन की बात हो, लोकसभा की बात हो, विधानसभा की बात हो या राज्यसभा की बात हो, सभी हाउसेस में अगर किसी ताकत से अगर किसी पार्टी ने अगर लड़ा है तो वो कांग्रेस ने लड़ा है। चाहे वो एनआरसी सीए का मामला हो, चाहे वो दंगों के मामले में, या फिर सीए एनआरसी की बात हो, या जितने भी मुद्दे जो कि एंटी मुस्लिम या एंटी माइनॉरिटीज नजर आते हैं, इन सब मुद्दों पर कौन खड़ा है, कौन बोल रहा है? आप देखिए, प्रियंका गांधी आपको लड़ती नजर आएगी, राहुल गांधी आपको लड़ते नजर आएंगे। बिल्किस बानो की अगर बात करें तो इतना शर्मनाक घटना जो पूरे देश की है, ये आज तक देश के लोकतंत्र में, देश के इतिहास में कभी नहीं हुई कि इस तरीके से बलात्कारियों को छोड़ दिया जाए। वो आरोपी नहीं थे, दोषी थे। कोर्ट ने ही उन्हें दोषी समझा, उनको सजा भी दी, और फिर उनको आप कह रहे हैं कि वो उनका चाल चरित्र ठीक है और सरकार इंटरफेयर करके उनको छोड़े। सीबीआई मना कर रही है, कोर्ट मना कर रही है, अधिकारी मना कर रहे हैं, फिर भी आप ओवर रूल करके सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा और चुनाव में फायदा उठाने के लिए। तो जब जब भी माइनॉरिटीज के मुद्दे रहे, उस मुद्दों को उठाने का काम कांग्रेस ने किया। कुछ हद तक कहीं कहीं कुछ लेवल पे 1-2% इधर उधर कोई बात हुई होगी, कहीं कोई नाराजगी होता ही है, कभी कैंडिडेट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, कभी प्रत्याशी के खिलाफ माहौल होता है, उस लिहाज से कहीं नुकसान हो जाता है। लेकिन एंड ऑफ द डे कुल मिलाकर देश की सारी माइनॉरिटीज की अगर हम बात करें तो वो कांग्रेस के साथ खड़ी। अच्छा, दूसरा, अहमदाबाद के जो, खासकर अगर बात करें कांग्रेस के जो विधायक हैं, उसमें जो 3 मुस्लिम विधायक हैं गुजरात से, तो उन विधायकों ने मांग की है कांग्रेस पार्टी से कि इस बार 11 टिकट मुसलमानों को दिए जाए गुजरात में। देखिए, माधव सिंह सोलंकी जी यहाँ पर मुख्यमंत्री होते थे, तो उस समय 17 टिकट हुए थे उनके कार्यकाल में, और उसमें 14 मुसलमान जीत कर आए थे, और 3 मिनिस्टर भी थे सरकार में। तो ये तो जायज़ मांग है कि जहाँ पर भी मुसलमान जीत की स्थिति में है, सोशल ऑडिटिंग बहुत ज़रूरी है राजनीति में, सभी समाज के लोगों को। यहाँ तक कि मैं तो कह रहा हूँ, अगर कोई जहाँ पर जैन समाज का प्रभुत्व हो, वो भी माइनॉरिटीज़ में, उनको टिकट भी होना चाहिए। क्रिश्चियन समाज का जिस जगह पे प्रभुत्व हो, उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो जहाँ जहाँ भी जो भी समाज है, जो वंचित और शोषित समाज है, जिनको पॉलिटिकल एम्पावर करने की ज़रूरत है, जिनको रिप्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत है, वहाँ पर ईमानदारी से टिकट का बंटवारा होना चाहिए और उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो ये जैसे जो 11 टिकटें मांगी गई है, क्या इस 11 टिकटों में हम शाहनवाज का नाम भी गिन लें? माना जाए कि हो सकता है शाहनवाज भी विधानसभा चुनाव लड़ें। देखिए, कांग्रेस का जो सिस्टम है, ये कांग्रेस का सिस्टम जो है वो लोकतांत्रिक सिस्टम है। अभी आपने देखा खड़गे जी का चुनाव हुआ, चुनाव जीत कर, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आपने देखने को नहीं मिला। हम कांग्रेस पार्टी के सैनिक हैं। कांग्रेस पार्टी हमें जब भी आदेश करेगी, जब मुझे आदेश दिया गया जमालपुर से कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ने के लिए, मैं कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ा, मैं कॉर्पोरेटर रहा, मैं संतुष्ट था अपने काम से, बहुत शानदार काम किया मैंने। उसके बाद पार्टी ने मुझे आदेश किया कि आपको खाड़िया से चुनाव लड़ना है, तो हमने खाड़िया भी चुनाव कॉर्पोरेशन का लड़ा। तो हम तो कांग्रेस पार्टी के सैनिक हैं। कांग्रेस पार्टी हमें कहेगी शाहनवाज भाई आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है, हमें वैसा तैयार। जब भी कांग्रेस पार्टी हमें आदेश करेगी हम तैयार। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जैसा आपने कहा कि सैनिक हैं कांग्रेस पार्टी के, तो सीधी बात है कांग्रेस से जो भी जुड़ा हुआ है सैनिक है ही वो। लेकिन आपने जैसे बताया कि आवाज़ जब उठाने की बात होती है तो अक्सर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने बिल्किस बानो पर सब पे आवाज़ उठाई, लेकिन मरहूम असरुल हक कासमी साहब बिहार के सांसद हुआ करते थे, उन्होंने एक बार ये कहा था कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जब भी मौका मिला ईमानदारी से रिप्रेजेंटेशन दिया। इस देश में लगभग 6 प्रदेश ऐसे रहे हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री माइनॉरिटी से मुसलमान मुख्यमंत्री बनाने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया। चाहे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देश के प्रथम शिक्षा मंत्री, ये कांग्रेस पार्टी ने काम किया। सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री, कानून मंत्री, बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर, अंतुले साहब, किदवई साहब, शकील अहमद साहब, बहुत सारे लोगों को केंद्र में मंत्री बनाया। बिहार जैसे प्रदेश में मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद, जफर शरीफ, राजस्थान जैसे प्रदेश में मुख्यमंत्री मुसलमान बनाया। अंतुले साहब को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनाया। नसीम अख्तर को भी मंत्री बनाया था। तो बहुत सारे प्रदेशों में तो जब भी
जब जब भी कांग्रेस पार्टी ने रिप्रेजेंटेशन दिया, ईमानदारी से रिप्रेजेंटेशन दिया, कहीं ना कहीं कमी उन लीडर्स की ही रही है जिनको कांग्रेस पार्टी ने मिनिस्टर बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, एमपी बनाया, एमएलए बनाया। कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती थी अपने समाज की बात उठाने की और लड़ाई लड़ने की। कहीं ना कहीं उनकी कमी रही है। कांग्रेस पार्टी ने ईमानदारी से जब मौका मिला तब रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, आखिरी सवाल, गुजरात चुनाव में क्या आपको लगता है क्या होने जा रहा है गुजरात चुनाव में? देखिए, गुजरात का चुनाव अगर हम लोग देख रहे हैं तो बहुत सरप्राइजिंग आपको होगा कि प्रधानमंत्री को भी अपनी भाषण में कहना पड़ा कि कांग्रेस इस बार जिस तरीके से डोर टू डोर काम कर रही है, गांव में काम कर रही है, हम इस बात को मानते हैं कि शहरों में हमारा मामला कमजोर है, हम मानते हैं इस बात, लेकिन गांव में हम आज भी उसी ताकत के साथ, उसी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और पूरा हमारे पास वो जो गांव का नेटवर्क है वो मजबूत है, जहां पर कोई नहीं घुस सकता, जहां पर भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से सरकार में है ना, 30 साल लगभग होने को है, यहीं से प्रधानमंत्री है, यहीं से गृह मंत्री है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे कांग्रेस की। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स गुजरात से चलती है। यहां पर ये सब होने के बावजूद भी 2017 में 99 पे रुक गए ये लोग, नहीं आगे बढ़ पाए। 149 सीट्स का जो रिकॉर्ड है माधव सिंह सोलंकी जी का, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उनका भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। तो स्थिति यह है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में आज की जो स्थिति है उसमें हम लोग लगभग 125 सीट जीत रहे हैं, यानी कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस सरकार बनाएगी। जिस तरीके से 2017 में लोग कह रहे थे कि हमारी 20-25, बहुत सारे सर्वे ये कह रहे थे, बहुत सारे एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि 20 या 25 सीट पर सिमट जाएगी, हम 82 तक पहुंचे। तो इसी तरह से जिस तरीके का हमारा नेटवर्क, हमारा बूथ मैनेजमेंट, हमारा जो सोशल इंजीनियरिंग है, हमारा सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से हमने जो चीज़ों को समझा है, हम अर्बन क्षेत्र में भी बहुत अलग तरीके से स्ट्रेटेजी से चल रहे हैं। लेकिन गाँव की जो सीटें हैं, उन सीटों पे अगर हम चाहें तो वहां पर हमें कोई हिला नहीं सकता। हम 125 के साथ सरकार बना रहे हैं, 125 के साथ सरकार बना, लेकिन सवाल कई ये उठते हैं कि भाई जीत तो जाता है, कांग्रेस का जो उम्मीदवार होता है वोट लेके जीत जाता है, लेकिन फिर सामने चला जाता है कहीं और। नहीं, देखिए, ये जो न्यू भारत में जो एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, हमने गोवा में देखा, हमने मणिपुर में देखा, हमने मध्य प्रदेश में देखा, हमने महाराष्ट्र में देखा कि किसी भी हाल में अब ये जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि एमएलए को ही खरीद लेना। अब ईडी, सीबीआई, ये सबसे डराना, एमएलए को पैसे से डराना, पैसे से खरीदना, सब तरीके से। अगर उसके कहीं पर किसी उसके कार्यकाल में कोई पुलिस केस वगैरह हुए आंदोलन के या किसी मामले के, तो उस मामले में उसको डराना, परिवार के किसी मामले में डराना, बहुत सारे थ्रेट क्रिएट कर दिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके। तो ये दौर में जो डर गया वो बीजेपी में गया, ये सीधी सीधी बात है। तो डराकर लोगों को तोड़ा जा रहा है। इस बार हम ये भी ध्यान रखेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी का वफादार है, जो कांग्रेस पार्टी के हर हाल में कांग्रेस के साथ जो खड़ा है, उस तरीके के प्रत्याशी हम उतारेंगे और ये पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे कि किसी तरह का जो भारतीय जनता पार्टी का हथकंडा है, वो हथकंडा इस बार ना चले, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।